नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। जून महीना प्रारंभ हो चुका है और जून का पहला सप्ताह है ये, और हमेशा की तरह हमारा ये 5वां साल है जब हम सोयाबीन के किसानों के लिए आवश्यक जानकारी लेके आते हैं। लेकिन साप्ताहिक सलाह प्रारंभ करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश के अनुसार संपूर्ण देश में प्रत्येक जिले में जो विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे जो वैज्ञानिकगण हैं, बल्कि न केवल सोयाबीन के बल्कि जितने भी अनुसंधान करता है जो कि कृषि से जुड़े हुए, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय के हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो या ICR के हो, आपके गांव में आ रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए बोनी से पहले। तो कृपया उन कार्यक्रमों में बिल्कुल भाग लें, वो जो बात बताते उसको सुने, उनसे चर्चा करें, अपनी समस्याओं को बताएं और कृषि में अपने उत्पादन का लाभ ले। दूसरी बात, विगत सप्ताह में कई क्षेत्रों में बारिश हुई है और आपको बता दूं कि मानसून पूर्व वर्षा है या असामयिक वर्षा है। कुछ लोग हो सकता है कि इसमें सोयाबीन की बोनी करने की सोचे, तो बिल्कुल ऐसा कदापि नहीं करें, क्योंकि सोयाबीन की बोनी के लिए जो पुराने डेटा अगर आंकड़े उठा के देखते हैं या अनुसंधान परीक्षणों से ये ज्ञात होता है कि जून महीने के दूसरे सप्ताह से, या बल्कि यूँ कहे कि 10 जून के बाद में सोयाबीन की बोनी करने से जो आपका उत्पादन अच्छा मिलता है, उससे पहले अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। तो आप कृपया ऐसी स्थिति में सोयाबीन की बोनी करने का विचार नहीं करें। अब हम बात करेंगे कि इस सप्ताह में सोयाबीन के किसानों ने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी हो सकता है कि मानसून अपने क्षेत्र में आ जाएगा, और मानसून के आने से पहले हमारे पास सोयाबीन की बोनी के लिए जितने भी आवश्यक आदान होते हैं, चाहे वो बीज हो, उर्वरक हो, अपना खरपतवार नाशक हो, जैविक कल्चर हो, फफूंदनाशक हो, इन सब का क्रय करके अपने पास उपलब्ध कर ले, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, आप ये ध्यान में रखें कि अपने जलवायु क्षेत्र के अनुसार अपने प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए जो भी किस्में उपयुक्त है, तो ये समय है कि इसका निर्णय लेने का कि कम से कम 2-3 किस्मों को अपनी खेती में शामिल करें, एक ही वैरायटी की खेती करने के बजाय। अब आप ये देखें कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र, वहाँ पे ऐसे 2 प्रकार की फसल प्रणालियाँ हैं। पहली फसल प्रणाली है कि सोयाबीन के बाद में वो सीधे गेहूँ या चना लेते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन कम है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ऐसी सोया किस्म का चयन करें जो कि मध्यम समय में पकती हो, 96 से 100 दिन या 105 दिन में पकने वाली भी किस्म आप ले सकते हैं। और ऐसे किसान जो साल में 3 फसलें लेते हो, जैसे कि सोयाबीन के बाद में गेहूँ के बजाय आलू है, लहसुन है, अदरक प्याज है, वो लेते हैं और उसके बाद में गेहूँ चना लेते हैं, तो ऐसे किसान सोयाबीन की कम समय में पकने वाली किस्म को आप शामिल कर सकते हैं। एक जरूर ध्यान में रखें कि अपने खेत में एक सोयाबीन की किस्म लगाने के बजाय 2-3 किस्म लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो उत्पादन क्षमता का भी दोहन हो जाता है और साथ ही साथ प्रत्येक किस्म में जो प्रतिरोधी क्षमता रहता है किसी विशेष कीट के लिए या बीमारी के लिए, उसका भी लाभ मिलता है। आपने निर्णय ले लिया कि 2-3 किस्में कौन कौन सी होंगी जो आपने चयनित कर लिया, बीज ले आइए और उसके बाद में अपने पास में जो बीज आ गया उसकी अंकुरण की जांच कर लीजिए और ये देखें कि वो 70% कम से कम अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए, और उसके अनुसार ही बीज की मात्रा का निर्धारण कर ले। आप इस समय पे देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए बोनी का कौन सा उचित समय है और उसके साथ साथ बीज दर क्या है। लेकिन एक आप हमेशा ध्यान में रखें कि मानसून की वर्षा के आगमन के पश्चात कम से कम 100 मिलीमीटर जब वर्षा हो जाती है या 3-4 इंच बारिश होने के बाद ही में अपनी बोनी के लिए निर्णय लेना है। ये भी देखें कि जो हमारा सोयाबीन के उत्पादन मिलता है, तो एक प्रकार से निरंतरता या स्थिरता के हिसाब से अपने खेत में 3-4 साल में एक बार खेत की तैयारी करने के समय पे गहरी जुताई कर ले। हर साल करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन 3-4 साल के बाद में एक बार गहरी जुताई कर ले और उसके बाद में 1 या 2 बार विपरीत दिशाओं में कल्टीवेटर चला के और उसके बाद में पाटा चलाने के बाद में खेत को तैयार कर ले।
जब आप अंतिम बखरनी करते हैं या कल्टीवेटर चलाते हैं उस समय पे आप गोबर की खाद भी अपने खेत में डाल सकते हैं, ताकि उसके बाद में जब आप कल्टीवेटर चलाओगे तो वो अच्छी तरह से ज़मीन में मिल जाएगा। अब बात करते बोनी की, जो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं या कौन से उपयोगी यंत्र हैं। ये हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश के साथ साथ कई जो सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्र है वहाँ पे विपरीत मौसम का सामना करना पड़ रहा है, और विशेष तौर पे जो सूखे की स्थिति आ रही है या अतिवर्षा होती जा रही है। तो सूखे की स्थिति या विपरीत मौसम से निपटने के लिए आपको ये सलाह है कि जो बोनी की पद्धति में आपको बदलाव करना पड़ेगा। जो परंपरागत सीड ड्रिल से जो आप बोते हैं उसके बजाय BBF सीड ड्रिल या रिच फरो सीड ड्रिल या रेज बेड पद्धति से यदि आप बोते हैं तो इसमें जो नालियाँ बनती है उसमें जल संचय होगा या जो ड्रेनेज का काम करेंगे, तो दोनों स्थिति में ये आपको फ़ायदा दे सकता है। और यदि सूखे की स्थिति आती है तो हम इस जो नाली बनती है उससे सिंचाई भी कर सकते हैं और हमें इसका फ़ायदा मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि बोनी के लिए अपने को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। पहली बात, दूरी क्या होनी चाहिए। तो जो सोयाबीन की बात है, जो ऐसी किस्म जो आप लगा रहे कम समय में पकती है और सीधी बढ़ती है, तो उसकी जो कतारों की दूरी है 30 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और ऐसी किस्में जो कि ज़्यादा समय में पकने वाली हो और जो फैलती है तो उसके लिए 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट का आप दूरी आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से बीज दर क्या होना चाहिए, 70% अंकुरण के हिसाब से जो आप बीज जो लेंगे उसका बीज दर डिसाइड कर सकते हैं। आमतौर पे 60 से 70 या 75 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसका बीज दर होता है। और कौन सी वैरायटी है, छोटे दाने वाली है बड़े दाने वाली, उसके हिसाब से। और जैसे मैंने बताया कि बोनी की पद्धति आप अपनाएं, रिच फरो BBF पद्धति, इससे अगर आप अपनाते हैं और उससे बोनी करते हैं तो विपरीत मौसम में होने वाली जो समस्या है उससे आप निराकरण कर सकते हैं। खाद कितना लगेगा, उर्वरक कितना लगेगा, इसके बारे में इस समय पे आपके स्क्रीन पे जानकारी दे रखी है। और ये ज़रूर ध्यान में रखें, इसके लिए कई प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प आप देख रहे हैं यूरिया, सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद नहीं है, ये उर्वरक मिलते नहीं है, तो आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं, तो DAP के साथ में, लेकिन मगर आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिलाना पड़ेगा और उसके साथ में बेंटोनेट सल्फर भी डालना पड़ेगा। यदि आप 12-32-16 या मिश्रित उर्वरक अपनाते हैं तो 200 किलोग्राम इसकी मात्रा के साथ में इसके साथ में 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर आप मिला सकते हैं, और जो कि ज़रूरी है। कोई भी आप कॉम्बिनेशन लेते हैं और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो जिंक और आयरन की कमी देखी जा रही है, तो इसकी पूर्ति के लिए आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 50 किलोग्राम आयरन सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप बोनी करेंगे तो इस समय पे आप बोनी पूर्व खरपतवार नाशक का भी चयन कर सकते हैं, इसको ज़मीन पे छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद में आप कल्टीवेटर चला के या बोनी कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको ये रहेगा कि बोनी के तुरंत बाद जो उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, जो कि 72 घंटे के अंदर आप इनका छिड़काव बोई हुए खेत पे आप कर सकते हैं। इसकी सूची इस समय पे आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके साथ में जब आप बोनी करते हैं तो बोनी के समय पे बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में कीड़े और बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है, और इससे निजात पाने के लिए ये बहुत ही सरल और बहुत ही अत्यंत उपयुक्त ये तरीका है। और इसके जो अनुशंसित रसायनों की मात्रा है आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप पहले नंबर पे जो आप देख रहे हैं एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफिनाइट मिथाइल प्लस थायोमिथाक्सम, ये ऐसे फफूंदनाशक है या कीटनाशक है। 2 फफूंदनाशक इसमें मिले हुए हैं और एक कीटनाशक मिला है। तो जो हम बीजोपचार के लिए FIR तरीके के बात करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एक साथ ये दोनों फफूंदनाशक और एक कीटनाशक मिल जाता है। और बोनी से पहले हमारे बीज को इससे उपचारित करते हुए 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित कर ले, और उसके बाद में जो आपका लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है या राइजोबियम PSB कल्चर है उससे उपचारित आप कर सकते हैं। तो ये थी इस सप्ताह के लिए, यानी 2 से 8 जून 2025 के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।